बड़ी खबरों की बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। लक्षद्वीप के एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। फिर से बहाल हुई लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता। हत्या के प्रयास में स्थानीय कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद हुई थी सदस्यता रद्द। केरल हाईकोर्ट ने स्थानीय कोर्ट के फैसले को किया था रद्द। नई दिल्ली में शंघाई सहयोग मिल करने के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा ने राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान। संसद में जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जेपीसी की मांग पर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला जारी। मुंबई में पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का केंद्रीय मंत्री भागवत कराड ने किया औपचारिक उद्घाटन। क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए है प्रतिबद्ध। म्यांमार में सैन्य जुंटा ने की विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई। सूकी की पार्टी NLD समेत 40 राजनीतिक दलों को किया भंग। नए सैन्य मसौदे के तहत फिर से पंजीकृत करने में विफल रहने पर की गई कार्रवाई। बड़ी खबर। सबसे पहले निर्वाचन आयोग का कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की घोषणा। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने पर खास ध्यान दिया जाएगा और उसे लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. इसके अलावा पंजाब और यूपी समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर भी 10 मई को उपचुनाव होंगे। नतीजे 13 मई को ही आएंगे। पंजाब की जालंधर, ओडिशा की झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश की छानबे और स्वार, मेघालय की सोहयोग सीट पर उपचुनाव होंगे। By elections will take place for the assembly in Odisha, Jharsuguda, in UP, in Suar, UPAC 34, 395 Chanabe in UP, Sohiyong in Meghalaya in 23, and also in the parliamentary constituency number 4 in Jalandhar, Punjab. So this will fill up all our vacancies till February 2023. सीसी राजीव कुमार ने बताया कि कर्नाटक में इस बार 9.17 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। First time voters in Karnataka, because of our special effort as I just mentioned, has increased from 18 to 19 by 9.17 lakhs. And the young electors gender ratio, which was low at 720, has increased to 820. It's a jump of 100%. So means we have been able to get more and more girls in the age of 18 to 19 registered in our electoral rolls. So it's far more gender sensitive now. And voters who are turning 18 years
by 1st of April 2023 will be able to vote in this forthcoming elections. और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने कई नई शुरुआत की है, नई पहल की है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। महिला सशक्तिकरण पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, ये सीसी ने भी कहा है, और उसको बढ़ावा देने के लिए तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं। करीब 1320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही साथ महिलाओं की कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी हैं वो करीब 1320 हैं जो मतदान केंद्र, उन पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेंगी। 240 मतदान केंद्रों को मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, ये सीईसी राजीव कुमार ने घोषणा की है। युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। बुधवार के दिन यह मतदान कराया जा रहा है, 10 तारीख को बुधवार है, और इसकी वजह यह है कि लोग जो है वो छुट्टी का बेजा इस्तेमाल न कर सके और वोट देने के लिए आए। इसके पहले जब वीकेंड्स में होता था तो लोग छुट्टियां लेकर घूमने फिरने के लिए या कहीं और चले जाते थे, वोटिंग परसेंटेज में उसका असर भी पड़ता था। कर्नाटक में 58,282 मतदान केंद्र हैं और इसमें से 20,866 शहरी केंद्र हैं। वहीं 50% मतदान केंद्र यानी 29,140 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है। तो तमाम नए स्टेप्स इस बार चुनाव आयोग ने लिया है। बुधवार को वोटिंग कराया जा रहा है, वोट जो वीकेंड्स के जो दिन रहते थे उससे हट करके इस बार बुधवार को वोटिंग कराई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए निकल सके और छुट्टी लेकर के कहीं और न चले जाएं। तो कर्नाटक चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज कर्नाटक दूसरे राज्यों से बहुत आगे है, ये बीजेपी का दावा है। कांग्रेस जहां करप्शन से घिरी हुई है, वहीं बीजेपी ने वहां विकास के कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और कर्नाटक की जनता एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी, ये बीजेपी बार बार दावा कर रही है। कर्नाटक चुनाव पर बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह। अरुण जी, समय हमारे साथ हैं। अरुण जी, इलेक्शन का डिक्लेयर हो गया है कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी को कितनी उम्मीद? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तैयारी की है। बूथ विजय अभियान, विजय संकल्प अभियान और विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से घर घर तक जाकर के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के उपलब्धियों को प्रचार प्रसार किया। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए काम हुआ है वो घर घर तक पहुंचा है। मुंबई जी के नेतृत्व में काम किया, वो जन जन तक पहुंचाने का उपलब्धियों का काम किया है। हमारी पूरी तैयारी है। और कांग्रेस जहां एक तरफ डिवाइडेड हाउस है, आपस में नेता लड़ रहे हैं, जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपलब्धियों को लेकर नीचे तक काम किए। इसलिए हम हमारी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कई तरह के। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पार्टी ही का नाम ही कॉन्स्पिरेसी करना, टेपिंग करना, जो पार्टी जमीन पे न काम करे, इस प्रकार के चीजों में लग जाए। और आपस में कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है, एक एक कर्नाटक का व्यक्ति जानता है कि यह दोनों नेता सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार एक दूसरे को देखते नहीं है, मजबूरी में हाथ मिला लेते हैं। जब राहुल गांधी जाते हैं फिर दोनों हाथ छोड़ देते हैं। तो वहाँ डिवाइडेड हाउस है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। अवश्य रूप से शिव कुमार जिस तरीके से पैसा बांट रहा है, भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है उसे? देखिए, उनका करतूत ही यही है। पुराना करतूत देखिए, जब सिद्धरमैया थे तो किस प्रकार से वहां पे जो चल रहे थे, टीचर की भर्ती का घोटाला, पुलिस की भर्ती का घोटाला, अनाज में घोटाला, बिजली में घोटाला, वो घोटाले वाली सरकार थी। और सिद्धरमैया जी और डीके शिवकुमार, पूरे कांग्रेस का चरित्र यही है। वो भ्रष्टाचार की कांग्रेस जननी है। इसलिए कर्नाटक की जनता जानती है। और जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं अभी तक, सभी बाई इलेक्शन दो छोड़ दें तो 22 बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव जीती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अप है, कांग्रेस को लेकर उन्होंने आरोप भी लगाए कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी कर्नाटक में परचम लहराएगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर हमला बोला है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि डीके शिवकुमार कांग्रेस के बड़े बड़े भ्रष्टाचार नेताओं का अनुसरण कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
जो कांग्रेस का बहुत बड़े बड़े नेता उनको करप्शन में फॉलो कर रहे हैं, इसमें तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ है। तो पार्टी ही करप्ट है, उसमें भी शिव कुमार बहुत करप्ट है। बीजेपी का तैयारी 100% हम तैयार है और पूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में आ जाएगी। तो कर्नाटक में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और उसके साथ ही साथ सियासत की भी शुरुआत हो गई है। दावे प्रतिदावे, आरोप प्रत्यारोप की भी शुरुआत हो चुकी है। हमारे दो संवाददाता दिल्ली से शैलेंद्र मिश्रा और बेंगलुरु से आयशा खानम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपका रुख करते हैं। जो चुनाव आयोग ने आज जो घोषणा की 10 तारीख को, एक चरण में एक तो चुनाव होना है, क्या वजह इसकी देखते हैं, और दूसरे तमाम नए जो पहले की हैं उसको किस तरह से देखते हैं चुनाव आयोग की तरफ से? निखिल, देखिए, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था कर्नाटक में, तब भी एक चरण में चुनाव हुआ था और कर्नाटक की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस लिहाज से आप देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, चूंकि एक ही राज्य में चुनाव हो रहा है तो ऐसे में सुरक्षा बलों की उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिक्र भी किया चुनाव आयोग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अलग अलग राज्यों में चुनौतियां अलग अलग होती हैं। उत्तर पूर्व में भौगोलिक चुनौतियां थी, कैसे ईवीएम सही समय पर पहुंचाई जाए, कैसे अन्य जो चुनौतियां थी, जो चुनाव कर्मी हैं वो सही समय पर पहुंचे। लेकिन कर्नाटक में जो चुनौतियां हैं वो दूसरी तरह की हैं। जो भौगोलिक परिस्थितियों में ऐसी कोई चुनौती नहीं है कि एक चरण में चुनाव कराने में कोई दिक्कत आएगी, और चूंकि सिर्फ एक राज्य में चुनाव हो रहा है तो ऐसे में वो और आसान हो जाता है जब हम देखते हैं कि तमाम, चाहे वो कर्मियों की उपलब्धता हो या फिर अर्धसैनिक बलों की उपलब्धता हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब एक चरण में चुनाव होता है तो बहुत सारी चीजें आसान भी हो जाती हैं राजनीतिक दलों के लिए, चुनाव आयोग के लिए, और जो एक मशीनरी लगी होती है सरकार की उसके लिए भी आसान हो जाता है जब एक चरण में किसी राज्य में चुनाव होते हैं। तो बेहतर होगा। तो यही फैसला किया गया कि एक चरण में चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर उस दिशा में फैसला लिया गया है। दूसरी बात देख रहे हैं कि कई जो नई पहले हो रही हैं चुनाव दर चुनाव, उसमें हम देख रहे हैं कि 80 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता है उनके घर जाकर मतदान संपन्न कराने की जो प्रक्रिया हम पिछले कुछ चुनावों से देख रहे हैं, कर्नाटक में वो पहली बार लागू होगी। और जो चुनौती बताई है कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कर्नाटक में धन बल का इस्तेमाल चुनाव में न हो, और उसके लिए मॉडल कोड ऑफ जो कंडक्ट है उसके लागू होने से पहले ही ये दिशा निर्देश दे दिए गए थे, और हमने देखा है कि जब्तीकरण और उस पर सख्ती पहले से ही शुरू हो गई। जी, निश्चित तौर पर तो आपने चुनौतियों की बात की, चुनौतियों की बात आयशा से भी करते हैं। आयशा, यहाँ चुनाव आयोग ने जो चुनौतियां बनाई, लेकिन दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके लिए क्या चुनौतियां? राजनीति की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी और अब जो है चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। किस तरह से सक्रिय हैं दोनों दल और दोनों के लिए किस तरह से चुनौतियां आप देख रही हैं? जी देखिए, कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई थी और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनवरी से यहां पर करीब 7 बार कर्नाटक का दौरा किया, तो बीजेपी के खेमे में काफी जोश और उत्साह रहा, क्योंकि कार्यकर्ता काफी मोटिवेटेड रहे, बूथ लेवल पर काफी मोटिवेशन नजर आया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वो इस चुनाव में 120 सीट जीत सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपना लक्ष्य तय किया है। बीजेपी ने कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा की है। कर्नाटक के कोने कोने तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावणगेरे में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए थे। तो बीजेपी का ये स्पष्ट टारगेट है कि 150 सीट बीजेपी इस चुनाव में जीतेगी। तो दूसरी तरफ, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, तो दूसरी तरफ जेडीएस जो हमेशा से एक अहम पार्टी रही है और करीब 30-40 सीट जीतने में कामयाब रहती है। तो जेडीएस के नेता कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने यह साफ कहा कि कर्नाटक में हंग असेंबली के आसार नजर आ रहे हैं। तो जेडीएस अपनी तरफ से हंग असेंबली के अगर आसार नजर आते हैं तो जेडीएस अपनी रणनीति और तेज कर लेती है कि क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर बीजेपी के साथ जाएगी। क्योंकि पिछले चुनाव में ऐसा ही हुआ था 2018 में, जब बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर 105 सीट लेकर बीजेपी चुनाव में सबसे लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी। लेकिन इसके बावजूद
बावजूद जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई और ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। तो अब ऐसे माहौल में जेडीएस खुद को अपने आप को अपना इंपॉर्टेंस जाहिर करने के लिए ये कह रही है कि कर्नाटक में हंग असेंबली के आसार नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले करती रही है, लेकिन कांग्रेस हमले भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही बीजेपी सरकार पर, लेकिन अभी तक किसी आरोपों के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। कई बड़े बड़े चार्जेस लगाए, मुख्यमंत्री पर 40% कमीशन का चार्ज लगाया, लेकिन अभी तक इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। तो ऐसे में कांग्रेस एक पत्थर मारकर भागने वाली राजनीति कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी स्पष्ट अपनी तरफ से 150 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है और बीजेपी अगले 4 दिनों में माफ कीजिएगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह कर्नाटक में ये 4 दिनों में रणनीति तय करेंगे और कर्नाटक में बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट का ऐलान करेंगे, जबकि कांग्रेस ने 124 कैंडिडेट्स की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। निखिल, एक बात और जानना चाहेंगे। कंडक्ट लागू नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से खुलेआम आप पैसे बरसा रहे हो और एक गाड़ी के ऊपर से जो रोड शो का हिस्सा थी, इस गाड़ी के ऊपर से पैसे बरसा रहे हैं, तो इस पर काफी आपत्ति जताई है लोगों ने और खासकर बीजेपी ने कहा है कि इसको चुनाव आयोग इस पर सख्ती बरते और हो सकता है बीजेपी का एक दल आज चुनाव आयोग से मिलेगा और ये जो डीके शिव कुमार ने मंडिया में नोट बरसाने का जो क्लिप वायरल हुआ है उसे देखकर शिकायत भी दर्ज करेंगे। तो डीके शिव कुमार लगातार मैदान में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी अपनी पार्टी में ही सिद्धरामैया उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की रेस जो है बहुत गर्म हो गई है। तो ऐसे में डीके शिव कुमार कोशिश करते रहेंगे लगातार कि वो किसी ना किसी तरह से सिद्धरामैया से वन अपमैनशिप करें और वो आगे निकल जाएं, लेकिन ऐसे में वो कई गलतियां भी कर रहे हैं जिसका जो है चुनाव आयोग जो है इस पर कड़ी नजर बनाए रख रहा है। जी निश्चित, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा, और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और कोयला ब्लॉक के 7वें दौर की नीलामी आज से शुरू हुई है। राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ये उठाए गए यह महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, भारत दुनिया में एनर्जी के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, इससे आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। पिछले 2-3 डिकेड्स में हमारी एनर्जी कंजम्पशन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है और जैसे जैसे हम प्रगति के राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन में और बढ़ोतरी होती जाएगी, इससे भी हम सभी अच्छी तरह अवगत हैं। हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है और आने वाले समय में उसी अनुपात में अर्बनाइजेशन, लोगों के लिए आवास की व्यवस्था, संचार और परिवहन माध्यम, उद्योग धंधे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि की स्वाभाविक रूप से जरूरत होगी ही। सरकार की फार साइटेड पॉलिसीज के चलते देश ने फॉरेन कंपनीज का ध्यान भी आकर्षित किया है और हमारा देश पिछले कुछ समय में विदेशी कंपनियों का एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर भी उभरा है। इन सबके कारण आने वाले समय में देश में एनर्जी की अभूतपूर्व खपत होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें अभी से प्रयास करना होगा और ये सभी एलोकेशंस और ऑक्शनिंग इस दिशा में किए जा रहे यह महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, मानव सभ्यता के विकास में पिछली 2-3 सदी में कोयले ने अपनी अहम भूमिका बनाई है, इस यथार्थ को भी कोई नकार नहीं सकता है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अनेक राष्ट्रों ने स्वयं को सशक्त बनाया और अपने नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊंचा किया है। अपने नागरिकों की सुख सुविधाओं को बढ़ाने और अधिक से अधिक कंज्यूम कर लेने की उनकी प्रवृत्ति ने पर्यावरण को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगातार विकास कर उन्होंने नेचर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है और उन्होंने इकोलॉजी अनसस्टेनेबल लेवल पर कंजम्पशन किया है। पर पिछले कुछ दशकों से मैं देख रहा हूं कि कोयला अचानक से एक डर्टी और पोल्यूटिंग
फ्यूल माना जाने लगा है और कोयले के बल पर अपना विकास कर चुके देश अब कोयला बैन करने की घात कर रहे हैं। ऐसे देश भारत जैसे देशों को उपदेश देने लगे कि कोयले के प्रयोग से पर्यावरण की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है, इसलिए बाकी देश कोयले के प्रयोग से बचें। यानी अपने डेवलपमेंट के बाद जब दूसरे देशों के डेवलपमेंट की बारी आई तो अचानक से पर्यावरण की चिंता उनके द्वारा दिखाई जाने लगी। इस चिंता को मैं चिंता नहीं बल्कि क्लाइमेट हिपोक्रेसी के रूप में मैं देखता हूं। और मैं अपने देश के संदर्भ में बात करूं तो हमारे यहां पर कैपिटा कार्बन इमिशन शुरू से ही इन देशों की अपेक्षा या काफी कम रहा है। यानी अपनी प्रगति की राह में भारत उन देशों में से एक रहा है जिसने अपने विकास और पर्यावरण संतुलन पर बराबर ध्यान दिया है। साथियों, हम आज भी अपने इसी सिद्धांत पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी इसी सिद्धांत पर चलने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा कमिटमेंट बना हुआ है इसी सिद्धांत पर आगे भी बढ़ने का। देश इथेनॉल, बायोफ्यूल्स, कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को लगातार बढ़ावा दे रहा है हमारा देश। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के प्रयोग के माध्यम से डीकार्बनाइजेशन की दिशा में भी हमारे देश में बहुत ही तेजी के साथ काम हो रहा है। कहने का और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दोनों को साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, यह हमारा संकल्प भी है। साथियों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयासों से आम जन को जोड़ते हुए इसे एक आंदोलन में बदलने की जरूरत है। तो कोयला ब्लॉक के 7वें दौर की नीलामी के अवसर पर संबोधित कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अब बात ताजा खबर की। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। केरल हाईकोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी गई। इसके बाद आज लोकसभा सचिवालय द्वारा निर्देश में लक्षद्वीप के सांसद 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने 30 जनवरी को घोषणा की थी कि वो लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा रहा है, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल पर लगाई गई सजा पर रोक लगा दी है। भारत आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध जैसे विषयों पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। एनएसए बैठक उन आयोजनों में से एक है जिसकी भारत मेजबानी कर रहा है, क्योंकि इस वर्ष भारत एससीओ की भी अध्यक्षता कर रहा है। इसके साथ ही ये साल देश में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारी बैठकों का हिस्सा है। एससीओ में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। हाल ही में 17 मार्च 2023 को वाराणसी में एससीओ सदस्य देशों के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक हुई थी। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा है कि भारत उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और इसमें चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। India is also committed to fulfilling our obligations under the International North-South Transport Corridor and for the inclusion of the Chabahar port within the framework of INSTC. Though India became a member of the SCO only in June 2017, our relations with the SCO countries go back to several centuries. Bonds of history, geography and culture make us natural partners. We are common stakeholders in the peace, security, progress and prosperity of the region, and we believe that SCO can play a seminal role in this endeavor. और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
सबसे पहले बात संसद की कार्यवाही की करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते दोनों सदनों में हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। और संसद में अभी भी विपक्षी सांसदों का काले कपड़े पहनकर आने का सिलसिला जारी है। हालांकि सत्ता पक्ष के सांसद इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं और इसी कड़ी में आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत की और कहा कि मुझ जैसे नए सांसद को सदन में बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कांग्रेस अपने रवैये से बाज नहीं आ रही है। काले कपड़े पहनकर संसद आना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है कि वो अनाप शनाप फैसले करती रही है। संसद में विपक्षी सांसदों द्वारा काले कपड़े पहनकर आना, अगर कानून को ही नहीं मानेंगे, संविधान को ही नहीं मानेंगे चाहिए। और देखिए, कोई भी मामला हो उसमें सर्वोपरि हमारा न्यायालय है और संविधान के हिसाब से यहाँ हर किसी को न्याय मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में जाइए, पर ये अपना काम दाम छोड़ के आए हैं। अगर हम अभी मुंबई में होते तो हम अपनी शूटिंग कर रहे होते, हम अपना काम कर रहे होते, अपने घर परिवार के लिए कुछ कर रहे होते, पर हम अपने संसदीय क्षेत्र के लिए यहाँ आए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं। संसदीय क्षेत्र में हमें क्या चाहिए उसकी बात करने आए हैं। तो देखिए, कांग्रेस का तो अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो हमेशा से ही देश का जो कीमती वक्त है, जो देश का संसाधन है, उसका दुरुपयोग ही किया है कांग्रेस ने, और वो आज भी जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी फिल्म स्टार भी हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से देश का अहित किया है और संसद में काले कपड़े पहनकर जो सांसद आ रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने और ओबीसी समाज को लेकर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगातार हमला बोल रही है। आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को संसद और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं। उनका ये मानना है। तो इन सारे विषयों पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। हमारे साथ है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, पहले राहुल गांधी विदेश में अपने दिए गए बयान को लेकर हंगामे और फिर सूरत कोर्ट में जो फैसला आया उसको राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी और कांग्रेस का ये विचार है, उनका ये थॉट प्रोसेस है कि मिस्टर राहुल गांधी वो इन सब चीजों से ऊपर है। इसीलिए आज उनका ये रिएक्शन है, अरे भाई कोई कोर्ट कैसे हमारे अगेंस्ट ऑर्डर दे सकता है, ऐसा की टिप्पणी रही है। और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। ये उनका अहंकार है, ये उनकी सोच है कि समाज के पिछड़े वर्गों को किस तरह से वोट बैंक की राजनीति से जोड़ें। केवल आज मोदी जी ने एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल खड़ा किया है जिसमें गरीब से गरीब माँ के घर में आज गैस का चूल्हा है। गरीब से गरीब व्यक्ति के परिवार में माताएं और बहनों को बाहर न जाना पड़े। सर, मीडिया के सवाल पे भी राहुल गांधी काफी भड़के। उन्होंने कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं।
राहुल जी को लगता है कि मैं गांधी हूं, इसलिए इस देश पे राज करना मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। एक सवाल सर, और कि जिस तरीके से अभी विपक्ष पूरा एक हुआ पड़ा है, पार्लियामेंट के अंदर जो गतिरोध जारी है, क्या लगता है सर कि टीएमसी भी साथ में अब उनके साथ प्रदर्शन कर रही है? जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे एक हो जाए, देश उनको एक साथ जवाब दे देगा। और संसद की कार्यवाही और तमाम जो राजनीति चल रही है उन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे संसद की कार्रवाई को लेकर के, ये सत्र जो द्वितीय चरण है बजट सत्र का, वो लगातार कोई भी कामकाज इस तरह से नहीं हो पा रहा है कि बहस के लिहाज से किसी भी कोई एक सार्थक चर्चा हो सके। हमने अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ को सुना, वो कहते हैं कि उनके जैसे जो पहली बार चुनकर आए हैं सांसद, जो अपने क्षेत्र की बात, जो अपने क्षेत्र की आवाज, जनता की आवाज, एक तरह से कहें कि जनता का प्रेशर होता है उनके ऊपर, क्योंकि जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को चुना हुआ है और वो जनप्रतिनिधि जब संसद में पहुंचता है तो जनता की जो आवाज़ है उसको यहाँ पर उठाता है, क्योंकि जनहित के तमाम ऐसे कार्य रहते हैं जो अपने क्षेत्र में वो कराना चाहता है, तमाम तरह की समस्याएं होती है जिनको वो दूर कराना चाहता है। और बात सिर्फ एक सांसद की नहीं है, यहाँ पर ऐसे तमाम सांसद हैं जिनका कह सकते हैं कि एक तरीके से आक्रोश व्यक्त होता है कि जब वो अपनी बात नहीं रख पाते, जिन सवालों के जवाब वो सरकार से नहीं ले पाते, तो वो दर्द जरूर झलकता है यहाँ पर। और ये विपक्ष को कागज है वो फेंके गए, यहाँ तक कि काला कपड़ा उछालने की कोशिश है वो भी की गई। तो ये दृश्य कम से कम लोकतंत्र के लिए तो उतने ज़्यादा ठीक नहीं दिखते हैं, क्योंकि संसद को न केवल देश के लोग बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो दूसरी सरकारें वो भी देख रही हैं कि भारत के अंदर किस तरह का जो आचरण है वो विपक्षी लोग कर रहे हैं। और आप देखें कि जब संसद की कार्रवाई होती है तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आता है और वो खर्च जनता का होता है, जिस जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को बीच का रास्ता, नीरज जिसकी वजह से जो जब हंगामा होता है तो उस जनता का नुकसान होता है। जी नीरज, बीच का रास्ता कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है, कोई भी तरीका कि संसद चल सके? देखिए, बीच का रास्ता तभी निकलता है जब दोनों ही जो लोग हैं वो तैयार हों बातचीत करने के लिए। सत्ता पक्ष का लगातार ये कहना है कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि वो विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। आपने देखा भी होगा कि सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार अपील की गई, बार बार विपक्ष के तमाम लोगों से कहा गया कि आप बातचीत कर इस विवाद को सुलझाइए और उसके बाद संसद की जो कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए। लेकिन बातचीत का जो सिलसिला है, या कह सकते हैं कि बातचीत का जो कदम है, सत्ता पक्ष तो उठा रही है लेकिन विपक्ष एक कदम आगे आने को तैयार नहीं है। वो लगातार सिर्फ हंगामा करना, जी बिल्कुल, और इसकी वजह से जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है। अमेंडमेंट बिल 2022 पास हुआ, उस समय भी लगातार हंगामा करते रहे। जी निश्चित तौर पर तो गतिरोध बना हुआ है। सभी चाहते हैं, दरअसल जो आम लोग हैं कम से कम वो चाहते हैं कि संसद चले और उनके जो मुद्दे हैं वो संसद के समक्ष रखे जा सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2022 में कथित रूप से राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। विशेष MP MLA अदालत ने राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को पुनर्विचार के लिए फिर से मजिस्ट्रेट की अदालत के पास भेजा है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर भाजपा पदाधिकारी मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे। और नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में अब राजद सांसद मीसा भारती अपनी मां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ आज कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। अदालत ने सीबीआई से राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के नए मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को शपथ दिलाई। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। और हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सीआरपीएफ अकादमी में आज 53वें बैच के 78 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दिल्ली के सेंट्रल जिले के पटेल नगर थाना पुलिस ने 78 गैंग के नाम से सक्रिय गिरोह के 5 लोगों को ऑपरेशन विराम के तहत बलजीत नगर गुरुद्वारे के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनके बाकी सदस्यों की भी तलाशी तेज कर दी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस 78 गैंग का खौफ इतना ज्यादा है कि इनके शिकार हुए लोग पुलिस से शिकायत तक नहीं कर पाते थे। वारदात को अंजाम देते समय बदमाश पुलिस से मामले की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। वहीं गिरोह के सदस्य लूटपाट, झपटमारी या विरोध करने पर गोली और चाकू मारने से भी नहीं बाज आते थे। मध्य दिल्ली में सक्रिय 78 गैंग के 5 बदमाशों को पटेल नगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों को पकड़ने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चलाने का प्रयास भी किया। इसके बाद चाकू से हमला करने का भी प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाशों पर काबू पाया। यह गिरोह वर्ष 2015 से सक्रिय हुआ। गिरोह का संचालन रमन कर रहा है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। व्यापार प्राइम में सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर जिस पर एनपीसीआई ने स्पष्टीकरण दिया है और साफ कहा है कि यूपीआई निशुल्क, तेज और सुरक्षित है। ताजा दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को इंटर ऑपरेबल यूपी इंटर इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने की अनुमति दी गई है। इसे देखते हुए एनपीसीआई ने अब पीपीआई वॉलेट को इंटर ऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने की अनुमति दी है। पेश किए गए इंटरचेंज शुल्क का केवल पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू है और ग्राहकों के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं है। और ये आगे स्पष्ट किया जाता है कि बैंक खाते से के लिए कोई शुल्क नहीं दिया गया है। यानी कि बैंक खाते से बैंक खाते में ट्रांसफर के लिए इसका कोई शुल्क नहीं दिया गया है। एक बार इसको फिर से स्पष्ट किया जा रहा है। और अब बात भारतीय रेल की। मेक इन इंडिया के तहत बने वंदे भारत ट्रेन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। देश भर में अभी 10 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को 11वीं वंदे भारत ट्रेन को मध्य प्रदेश के भोपाल से दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आखिर क्यों वंदे भारत ट्रेन खास है और क्या खूबियां हैं इसमें, इसे देखिए। दूरदर्शन के हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने इस पर एक रिपोर्ट फाइल की है, इस पर नजर डालते हैं। रेल को मिलेगी गति तो देश को प्रगति। जी हां, इसी सोच के साथ 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
16 बोगियों वाली इस बेहद खूबसूरत रेलगाड़ी में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 14 इकोनॉमी क्लास कोच हैं। समय की बचत और 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेन आम और खास सभी को एक आनंददायक सफर देने के साथ साथ एक गौरव का भी एहसास कराती है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है। इंजन लेस और ऑटोमेटिक डोर वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए शुरू की गई। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मोदी सरकार का ये तोहफा श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिससे वे दिल्ली से कटरा महज 8 घंटे में पहुंचने लगे। कवच जैसी एंटी एक्सीडेंट सिस्टम और बेहतरीन इंटीरियर वाली तीसरे वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली 2 औद्योगिक और व्यावसायिक शहरों गांधीनगर मुंबई सेंट्रल को, जिसने न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को गति दी बल्कि बुलेट ट्रेन से पहले गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन से पहचान कराई। आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेस भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। इस खास ट्रेन सेट की चौथी रैक का तोहफा मिला देवभूमि और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के अंदौरा, ऊना से चंडीगढ़ होते हुए नई दिल्ली स्टेशन के लिए चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी। खास बात यह है कि ये ट्रेन आनंदपुर साहिब से होकर गुजरती है, यानी एक बार फिर से मोदी सरकार का आनंदपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को एक और तोहफा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते नए भारत में कनेक्टिविटी को तंदुरुस्त करने के लिए सरकार ने 5वीं वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर के बीच चलाई गई। रेल मंत्रालय का लक्ष्य इसी वर्ष यानी 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनों को देश भर में चलाने का है। 180 डिग्री तक घूमने वाली एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों जैसी खासियतों के साथ साथ छठी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला छत्तीसगढ़ के साथ साथ एक बार फिर महाराष्ट्र को। बिलासपुर से नागपुर के बीच ये ट्रेन 5.5 घंटे में 414 किलोमीटर का सफर करती है। वैक्यूम टॉयलेट, सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस, बेहतरीन खान पान वाले वंदे भारत ट्रेन की सफलता को देखते हुए इसकी 7वीं रैक को कोलकाता से उत्तर पूर्व राज्यों के द्वार कहे जाने वाले जलपाईगुड़ी के बीच दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में चलाई गई। नए वर्ष 2023 की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन की पहली सौगात दी दक्षिण भारत के 2 तेलुगु राज्यों को, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ती है। सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच 700 किलोमीटर के सफर में ये आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, राजमुंदरी और विजयवाड़ा स्टेशनों से होते हुए तेलंगाना में खम्मम, वारंगल होते हुए सिकंदराबाद तक का सफर पूरा करती है। 9वीं और 10वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली महाराष्ट्र को, मुंबई से सोलापुर और मुंबई से शिरडी के बीच। अब इंतजार है 1 अप्रैल यानी शनिवार का, जब बहुप्रतीक्षित वंदे भारत की 11वीं रेल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश की राजधानी दिल्ली के बीच फर्राटा भरेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए चला करेगी। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो ये थी बात सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की। और अब देखेंगे खेल जगत से जुड़ी खबरें। तो खेल जगत की खबरें लेकर जुड़ गई हमारे साथ सुचित्रा, स्वागत है आपका। कौन सी खबरें पेश करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? शुक्रिया निखिल। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय फुटबॉल टीम से जुड़ी खबर के साथ। भारतीय फुटबॉल टीम ने 3 देशों की ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। भारत ने किर्गिस्तान गणराज्य को 2-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही अपनी पकड़ बनाए रखी। भारत और किर्गिस्तान गणराज्य के बीच ये मैच इम्फाल में खेला गया। लगभग 30,000 की क्षमता वाले खचाखच भरे स्टेडियम में मैच की शुरुआत से ही दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। झिंगर ने मैच के 34वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई।
पहले हाफ में टीम इंडिया 1-0 से आगे रही। मैच के 84वें मिनट में भारत को पेनल्टी मिली, जिस पर गोल करके कप्तान सुनील छेत्री ने टीम की 2-0 से जीत तय कर दी। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का 85वां गोल रहा। घरेलू मैदान पर भारत की लगातार 5वीं जीत है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में बुधवार को म्यांमार पर 1-0 की जीत हासिल की थी। उसे टूर्नामेंट जीतने के लिए महज एक ड्रॉ की जरूरत थी। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान लायनल मेसी ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। मेसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 या अधिक गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं। इसी साल कतर में फीफा विश्व कप जीतने वाले 35 वर्षीय मेसी ने क्यूरासाओ के खिलाफ खेले गए दोस्ताना फुटबॉल मैच में ये कारनामा किया। उन्होंने इस मैच में हैट्रिक लगाई। इसी के साथ मेसी के अंतर्राष्ट्रीय गोल की संख्या 102 हो गई है। वो 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनके इस शानदार खेल की बदौलत अर्जेंटीना ने क्यूरासाओ को 7-0 से हराया। मेसी से पहले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ईरान के अली डेई ही 100 गोल कर पाए हैं। रोनाल्डो 122 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ शीर्ष पर हैं, वहीं अली डेई ने 109 गोल किए हैं। मैड्रिड ओपन बैडमिंटन में आज भारत के शीर्ष खिलाड़ी अपने अपने अभियान की शुरुआत करते दिखाई देंगे। युगल चैंपियन बनने वाली सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज अपने पहले दौर के मैच से रिटायर हो गई। चिराग और सात्विक की जोड़ी ने पिछले रविवार को स्विस ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीता था। पहले दौर में उनका सामना जापान के अयातो इंडो और यूता टकाई से था। पहले गेम में जापानी जोड़ी 11-9 से आगे थी, जब भारतीय जोड़ी इस मैच से रिटायर हुई। एकल मुकाबलों में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत भी फॉर्म में लौटने की उम्मीद लगाए होंगे। ये दोनों खिलाड़ी भी आज अपने पहले दौर का मुकाबला खेलते दिखाई देंगे। इस साल अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं करने वाली पीवी सिंधु की कोशिश आसान जीत के साथ शुरुआत करने की होगी। उनका सामना स्विट्जरलैंड की जे स्टेडलमैन से होगा। वहीं पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अभियान की शुरुआत करते दिखाई देंगे। 5वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत का सामना पहले दौर में थाईलैंड के सिथिकोम थमासिन से होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मंगलवार को रूस और बेलारूस के एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वापसी के लिए सिफारिश जारी की है। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूसी और बेलारूसी एथलीटों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिस्सा लेने में कोई बुराई नहीं है। अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि निर्णय खेल के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीति के आधार पर। आईओसी कार्यकारी बोर्ड की सिफारिशें केवल एथलीटों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वापसी से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक में इन खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर बाद में फैसला लिया जाएगा। आईओसी ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूसी और बेलारूसी एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। रूस और बेलारूस के एथलीट स्वतंत्र रूप से कई खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं। हालांकि अन्य खिलाड़ियों ने इस पर लगातार आपत्ति जताई है। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं निखिल के पास। धन्यवाद सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। और मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।